और अब खबरें तफसील से। वजीर-आज़म नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। वजीर-आज़म ने अपने खिताब में अपोजिशन को जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। जो अर्बन माओवादी है वो शहरों में एयर कंडीशन घरों में रहते हैं, साफ सुथरे दिखते हैं, अच्छे खासे लोगों में बैठने उठने का अपना एक रुतबा बनाते हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन वहां बैठे बैठे रिमोट सिस्टम से हमारे इन आदिवासी बच्चों की जिंदगी तबाह करने का ये काम करते हैं। और एक ऐसी जमात इस चुनाव में लड़ रहे कांग्रेस का लोग जवाब दें कि आप उन अर्बन माओवादियों की रक्षा के लिए बयानबाजी करते हो, उनके खिलाफ अगर सरकार कानूनी कार्रवाई करे तो आप उनको बचाने के लिए मैदान में आते हो और यहां आकर के नक्सलवाद के खिलाफ ढूलमूल बातें करके वोट तराशते हो। तो माफ करेंगे क्या? आपकी जिंदगी बर्बाद करने वालों को माफ करेंगे क्या? क्या ऐसे लोगों को फिर छत्तीसगढ़ की धरती पर घुसने देंगे क्या? और इसलिए भाइयों बहनों मैं आपसे आग्रह कर रहा आया, बस्तर की धरती पर सभी सीटों पर सिर्फ और सिर्फ कमल ही खिलना चाहिए। मुझे आपकी सेवा करनी है, मुझे अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों को पूरा करना है, और जो सपने अटल जी ने देखे थे ना, उसको पूरा करने के लिए बार बार छत्तीसगढ़ आया हूं। छत्तीसगढ़ के कांकेर में कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने खिताब करते हुए मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान और मिजोरम के असेंबली इंतखाबात को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। सियासी तज्जिया निगार और मुबस्सिरीन इसे 2019 के आम इंतखाबात का अंदाजा लगाएंगे। छत्तीसगढ़ की आम जनता को, छत्तीसगढ़ की जो महिलाएं हैं, माताएं, हमारी बहनें हैं जो आज यहां आई हैं, इसका फायदा इनको नहीं मिलता है। दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के 5, 10, 15 मित्र हैं और छत्तीसगढ़ में आपके चीफ मिनिस्टर के वैसे ही 10-15 बड़े उद्योगपति मित्र हैं। और काम करने से पहले, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे वो रमन सिंह जी हो, इन 10-15 लोगों से परमिशन लेके ही ये काम कर सकते हैं। मुल्क भर में कांग्रेस आज नोटबंदी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा कर रही है। कांग्रेस का मुतालबा है कि पीएम मोदी नोटबंदी के फैसले के लिए अवाम से माफी मांगे, क्योंकि नोटबंदी ने मुल्क की मौशियत की कमर तोड़ दी है। आपको बता दें कि 8 नवंबर को नोटबंदी के 2 साल पूरे हुए। 2016 में वजीर-आज़म नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिए जाने का ऐलान किया था। यह दावा किया गया था कि नोटबंदी के जरिए कालाधन वापस आएगा, लेकिन आरबीआई का कहना है कि 99% से जायद नोट वापस आ गए। कांग्रेसी वर्कर आरबीआई के दफातर के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। जिस तरह से नोटबंदी मोदी जी ने नोटबंदी किया था, देश की जनता से परमिशन लेके की थी, जिस तरह से आज भैया दूज है, नरेंद्र मोदी भाई साहब ने तो देश की पूरा बहनों का बिल छोड़ा घोप दिया। इस बात का हम हर साल प्रोटेस्ट करेंगे कि जिस तरह से नोटबंदी किया गया, जिस तरह से नोटबंदी से लोगों को परेशानी हो रहा है, हर साल हम इस बात को लेकर प्रोटेस्ट करेंगे। देखिए, ये सरकार की तानाशाही है, ये जनता तक हमारी सच्चाई की आवाज नहीं पहुंचाना चाहते।
जहां भी प्रदर्शन है जो 8 नवंबर को मोदी जी ने किया था, वो देश के साथ अन्याय था और भारत की जनता के। नोटबंदी के फैसले पर साबिक वजीर खजाना और कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम ने मोदी हुकूमत की सख्त तनकीद की है। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पी चिदम्बरम ने कहा कि ये फैसला बगैर सोचे समझे लिया गया था। उन्होंने कहा कि इस फैसले के पीछे चंद नाअहल लोगों की सोच है। Of the infamous demonetization that struck the country on November 8, 2016. Dr. Geeta Gopinath, who was recently appointed chief economist of the IMF, had said at that time that she had not come across an economist anywhere in the world who had a good word to say about demonetization. Demonetization was an ill-conceived move inspired by one or more persons who were totally unqualified on matters concerning money and the economy. Its consequences were catastrophic. Yet it is shocking that 2 years after demonetization derailed the Indian economy, the government should put out a stout defense of demonetization and its alleged benefits. छत्तीसगढ़ में चुनाव सरगर्मियां उरूज पर हैं। नक्सली इस चुनाव में खलल डालने पर कमर बस्ता है। नक्सल अफेक्टेड इलाकों में चुनाव को खुशउस्लूबी से कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ने मुनासिब बंदोबस्त किए हैं। इस सिलसिले में न्यूज 18 के नुमाइंदे ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से गुफ्तगू की। छत्तीसगढ़ में प्रथम फेज का मतदान 12 तारीख को है, लेकिन उससे पहले लगातार नक्सली फोर्स को निशाना बना रहे हैं। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत साहब। सर, प्रथम चरण का चुनाव 12 तारीख को है, लेकिन उससे पहले कल भी हमला किया गया, नक्सलियों ने फोर्स को किया गया, और एक कांग्रेस का कैंडिडेट हैं देवती कर्मा, उनका काफिला जा रहा था, वो खुद उस काफिले में नहीं थी कैंडिडेट, उनके ऊपर भी है अटैक किया गया। क्या कहीं कुछ चूक हो रही है? सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि जो भी इस तरह की घटनाओं में अपनी शहादत दे रहे हैं या जिनको चोट लग रही है, उनके प्रति कमीशन पूरी तरह से सहानुभूति संवेदना व्यक्त करती है और हम लोग उनके साथ हैं। ये घटनाएं ये साफ दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में कहीं चूक हो रही है और उस चूक का खामियाजा इन बेचारे निरपराध लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इसीलिए कमीशन ने ये कन्वे किया है कि स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को कड़ाई से फॉलो किया जाए और कोई भी उसको उल्लंघन ना करे, तो सुरक्षा बनी रहेगी और पोलिंग तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर, चूक की बात हो रही है, जो एक मानक होते हैं आप उस नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जाने के, फोर्सेस के लिए आज नहीं, आपके से पहले भी जब सरकार थी तब भी था कि आप इसको लागू करें, तो कहाँ क्यों, क्या मतलब फोर्स वाले नहीं लागू करना चाह रहे या कोई और कारण है कि बिल्कुल लापरवाही बरत रहे हैं? इतना संगीन मामला चल रहा है। ये तो नहीं कहा जा सकता, सिर्फ ये कहा जा सकता कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को कड़ाई से फॉलो करना भूल जाते हैं, सोचते हैं कि कुछ होने वाला नहीं है, हम इसको ऐसे भी कर लेते हैं। जैसे एक रूट से अगर आप गए हैं तो उसी रूट से वापस आना ठीक नहीं है, अगर उसको आपने चूक कर गए तो यू बिकम ए सिटिंग डक। इस तरह की घटनाएं तभी हो पाती हैं जब थोड़ी सी भी चूक एसओपी फॉलो करने में होती है। ये जो घटनाएं अंजाम दे रहे हैं नक्सली, तो इसका संदेश तो साफ है कि वो लोग ज्यादा, उनका जो मॉरल है वो ज्यादा बूस्टअप है, क्योंकि उन्होंने पहले ही आह्वान भी कर रखा है क्षेत्र के लोगों को कि आप मतदान का बहिष्कार कीजिए, अलग अलग धमकियां दी, तो इस तरह से तो मतदाता भी काफी खौफ में आ जाएंगे क्योंकि फोर्स निशाने पे है। वो मतदाता तो अपना परिणाम दिखाएंगे कि 12 को कितना % पोलिंग होती है, क्योंकि उनमें उत्साह है, उनमें पूरी जागरूकता है और ये छोटी मोटी घटनाएं जो हैं उनको विचलित नहीं कर सकती। दूसरी चीज़ ये है कि सरेंडर भी बहुत हो रहे हैं, सुकमा में भी सरेंडर हुए हैं नक्सल्स, दंतेवाड़ा में भी सरेंडर हुए हैं नक्सल्स, तो इसलिए ये कहना गलत होगा कि वो दिखा रहे हैं और पुलिस कुछ नहीं दिखा रही है। पुलिस भी बहुत मेहनत से काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है और इस बार हमारे को छत्तीसगढ़ के इस LWA एरिया में बहुत अच्छे पोलिंग की उम्मीद है। मद्रास हाई कोर्ट ने गैरकानूनी टेलीफोन एक्सचेंज मामले में मारन ब्रदर्स की अर्जी को खारिज कर दिया है। मारन ब्रदर्स ने अपने खिलाफ इल्जामात मनसूख करने की अर्जी दी थी। वाज़ेह है कि CBI ने कलानिधि मारन और दयानिधि मारन के खिलाफ इल्जामात वज़े किए थे।
बेंगलुरु में टीपू जयंती की मरकजी तकरीब के खिलाफ बीजेपी एहतजाज कर रही है। बेंगलुरु में कल ये तकरीब होगी। टीपू जयंती की मरकजी तकरीब विधान सौध में ही मुनक्किद होगी। बेंगलुरु में वजीर अक़लियती बहबूद और अवकाफ ज़मीर अहमद खान ने कहा कि कुछ कन्फ्यूजन की वजह से जगह की तब्दीली की गई थी, लेकिन अब विधान सौध के बैंक्वेट हॉल में ही तकरीब मुनक्किद की जाएगी। वाज़ेह है कि रियासत के नायब वज़ीर आला जी परमेश्वर ने टीपू जयंती की तकरीब विधान सौध के बजाय रविंद्र कला केशतर में मुनक्किद करने का ऐलान किया था। महाराष्ट्र में लोकसभा और असेंबली इंतखाबात के लिए सियासी इत्तेहाद कायम करने की तैयारी हो रही है। सीपीआईएम, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के बीच समझौता हो सकता है। इस सिलसिले में मुंबई में तीनों पार्टियों की 12 नवंबर को मीटिंग होगी। ये मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है। तीनों पार्टियों के अहम लीडर अशोक चौहान, शरद पवार और सीताराम येचुरी मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इस दौरान ये खबर भी गर्दिश कर रही है कि एमएनएस भी इनके साथ समझौता कर सकती है, मगर एमएनएस को अपने साथ लाने पर अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। दिल्ली में फजाई आलूदगी से लोग काफी परेशान हैं। दिल्ली में कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी खराब सतह पर पहुंच गया है। दिल्ली में लोग सड़कों पर मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए हुकूमत की तरफ से कई कदम उठाए जा रहे हैं। फजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। 10 नवंबर को दिल्ली में मसनूई बारिश कराने का भी मंसूबा है। दिल्ली में फजाई आलूदगी कम करने के लिए दिल्ली में ट्रकों के दाखिले पर 11 नवंबर तक के लिए रोक लगा दी गई है। दिल्ली सरकार की एडवाइजरी के मुताबिक सिर्फ सब्जी, दूध, पेट्रोलियम जैसी जरूरी अशिया वाले ट्रक ही दिल्ली में दाखिल हो सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस दिल्ली बॉर्डर पर नजर रखे हुए है। पाबंदी की वजह से ट्रक कारोबारियों को काफी दिक्कतों का सामना है। मुंबई में सुन्नी दावते इस्लामी के 28वें सहरोजा आलमी इज्तिमा का आगाज हो गया है। बाद नमाज जुम्मा मुंबई के आजाद मैदान में इज्तिमा का आगाज हुआ। पहला रोज खवातीन के लिए, जबकि दूसरा और तीसरा दिन मर्दों के लिए मुख्तस किया गया है। 11 नवंबर को इज्तिमाई दुआ के साथ इज्तिमा इख्तिताम पजीर होगा। 30 मेटल डिटेक्टर डोर फ्रेम और 42 सीसीटीवी कैमरों से पूरे इज्तिमा पर निगाह रखी जाएगी। इज्तिमा में मजहबी इस्लाही बयानात को अहमियत दी जाएगी।